शुक्रिया। मंच पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जितना बड़ा इंट्रोडक्शन है उस काबिल तो नहीं, लेकिन अपनी बात रखने की पूरी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आज के वक्त में जो नारा है बटोगे कटोगे और घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे, माटी को नहीं छोड़ेंगे, तमाम तरह की ऐसे नारे जो आज के समाज में अगर संवैधानिक दायरे में रहकर बात की जाए तो काबिले बर्दाश्त नहीं है। और कोई और नहीं कर रहा है। ये कर कौन रहा है? जो संवैधानिक पदों की सबसे ऊंची कुर्सियां हैं उन पर बैठे हुए शख्स इस तरह के भाषण दे रहे हैं। तो सबसे पहले जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में जो मैसेज है, जो समाज में जो सीख है, वो क्या जानी चाहिए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल मोबाइल पर जो लोग देख रहे हैं वो इस तरह के जो नारे हैं और इन पर जो खबरें हैं वो तो आती रहती हैं, लेकिन ये मैसेज किस तरह का जाना चाहिए उस पर बात करना बहुत जरूरी है। शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि घुसपैठिए हमारी बेटी को, रोटी को और माटी को ले जाएंगे। सवाल ये बनता है कि घुसपैठिए है कौन? इस देश में घुसपैठियों का आगमन आखिर हुआ कहां से? और कौन वो शक्ति है जो विदेशी घुसपैठियों को हमारे देश में ला रही है? अगर हम इसको सीधे तौर पर एक 9th के, 10th के, 11th के, 12th क्लास के बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो वो ये बता देगा कि सीमा की जो सुरक्षा है वो केंद्र के हाथों में है। और केंद्र की गद्दी पर कौन विराजमान है? कौन विराजमान है? बताइए आप मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बयान कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सवाल प्रधानमंत्री से यह बनता है कि प्रधानमंत्री ये बताए कि देश सुरक्षित हाथों में है या देश असुरक्षित हाथों में है। देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री के हाथों में है या विपक्ष पर बैठे इन नेताओं के हाथों में है? देश की सुरक्षा उन मजबूत हाथों में है, रक्षा मंत्री के हाथों में है, या गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है, या फिर यहां पर मंच पर खड़े एक अदना से पत्रकार के हाथों में है, जिसको सिर्फ एक खबर के चलाने की वजह से उसको डिटेन कर लिया जाता है, प्रताड़ित कर लिया जाता है और यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि इस लोकतंत्र में ये जो है झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा था। जबकि वही पत्रकार इस देश की सच्चाई जनता के सामने लाना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं वो किस तरह से मिड डे मील में नमक और रोटी का सेवन कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भले ही अपने आप को विश्व गुरु से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर क्या है वो इस बात को दिखाना चाहता था। जबकि उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि हमारा राष्ट्र कमजोर बने। वो कमी दिखाने का मतलब यह है कि उस कमी को दूर किया जाए और हमारे राष्ट्र को दुरुस्त किया जाए। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसकी सच्चाई क्या है और क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने सुरक्षा पर तो बात कर ली, और गृह मंत्री की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, ये सब किसके हाथ में है? यहां पर जैसे हमने शुरुआत में कही 8वीं, 9वीं और 10वीं 11वीं का बच्चा जानता है। क्या ये दिवालियापन नहीं है हमारे देश में कि इतने बड़े नेताओं को हमने कुर्सियों पर बिठाया, वही हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं? ये दिमाग के सोचने की बात है कि आपको कहां लाकर, कौन सी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अपने आप को उत्तम प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दम भरते हैं। बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा नारा है कि कोई प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाए, जहां की गरीबी मिट जाए, जहां की सुरक्षा बढ़ जाए, बेटियों पर कोई अत्याचार न करे, किसानों को कोई परेशान न करे, जहां पर कहीं भी कोई खून खराबा ना हो। लेकिन अगर एनसीआरबी का डाटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको वो डाटा ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना बड़ा झूठ आपसे बोल रहा है। ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगा। और क्यों कर देगा? क्योंकि वो कह रहे हैं उत्तम प्रदेश, और आए दिन बेटियों पर अत्याचार के मामले में टॉप पर कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। असुरक्षा के मामले में टॉप पर एनसीआरबी का डाटा कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार में सबसे ऊपर जा रहा है। एनकाउंटर के मामले में जिस पर ये सवाल उठते हैं कि असंवैधानिक एनकाउंटर, कौन सा प्रदेश है?
उत्तर प्रदेश। और योगी आदित्यनाथ कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। जो महाराष्ट्र में जाकर तो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाकर देखो मस्जिदों से अब अजानें नहीं आएगी, 5 वक्त की नमाज हमने रोक लगा दी है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हमारे आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसको हमने उत्तर प्रदेश बना दिया, वहां पर अपराधियों का आज जो हालात है वो क्या रह गए, ये नहीं बता रहे। लेकिन वहां जाकर अपनी उपलब्धि क्या बता रहे हैं कि हमने 5 वक्त की नमाज जो पहले सड़कों पे पढ़ते थे वो रुकवा दी, और दूसरी 5 टाइम की जो चीख चिल्लाहट है वो हमने बंद कर दी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये जो धार्मिक धर्म को लेकर वोटों का तुष्टीकरण जो है वो कितनी चरम सीमा पर हो रहा है। पहले आपने देखा होगा कि जब 2014 से पहले जो नारे लगते थे, 2014 से पहले कोई अगर पिछलग्गू नेता, मैं उनको बोलूंगा, कोई कार्यकर्ता इस तरह का भाषण देता था तो जो जिम्मेदार पार्टी का व्यक्ति होता था वो सफाई देता था आके, और वो आके कहता था कि नहीं, हमारा उससे गलती हुई है और हमारी पार्टी की ये स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारी गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है और हम सब समाज को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे देश का गौरव है, इस पर हम गौरवान्वित महसूस करें कि जिस पर हम ये बताते आए हैं कि हमारी संस्कृति में ही सब धर्म का सम्मान है, हमारे देश में ही सभी लोग एक साथ रहते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि कैसे हम अनेकता में एकता की भावना रहकर हम एक साथ जीते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, रोटी बेटी का संबंध रखते हैं। और उनको बताया जा रहा है कि कटोगे तो बटोगे। अगर आप एकता की बात कर रहे हैं तो आप कहते कि संविधान को मानने वाले लोग, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश से मोहब्बत करने वाले लोग आपस में एकजुट रहे, एक रहे, नेक रहेंगे। और वो कौन लोग? जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, जो संविधान में भरोसा रखता है। धर्म में भरोसा नहीं, धर्म उसके अपने घर की परीक्षा है, वो धर्म में जाके अपना जो भी करे वो अपने उसका आपसी मामला है। लेकिन संविधान में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और संविधान को मानने वाले लोग जो इस देश के नागरिक हैं वो आपस में एक रहे तो नेक रहेंगे। कितना अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री यूपी के ये कहते। और अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया एक रहो सेफ रहोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तुम आपस में देख लो, तुम अगर एक रहोगे तभी सेफ रहोगे, तब आपस में वो करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश सुरक्षित हाथों में कैसे है कि आपस में देश के लोग ही खतरे में है। मतलब विदेशी सुरक्षा और सीमा की बात तो छोड़ दीजिए, एक रहोगे सेफ रहोगे, किससे रहोगे? यानी देश के लोगों से। और देश के लोगों की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में। तो प्रधानमंत्री ही तुम्हें डर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो ये पूरी कला ही खुल रही है कि किस तरह के बयान। और यहां पर देखिए बहुत जरूरी बात मैं तवज्जो करना चाहूंगा। जरूरी बात यह है कि हमारे देश का जो युवा है उसे क्या समझने की जरूरत है, उसे किस तरफ चलने की जरूरत है। इन बयानों को लेकर किस तरह से अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने पड़ोसी में, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, अपने दोस्तों में किस तरह की चिंता करने की जरूरत है, यह बहुत जरूरी है। वो बताए कि देश सुरक्षित जब होगा जब हमारे देश का संविधान सुरक्षित होगा। देश सुरक्षित जब होगा जब हमारी अदालतें निर्भीक होकर फैसला देंगी, न्याय देंगी। और न्याय सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस होना चाहिए। उस तरह का न्याय मिलेगा और न्याय से ही देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। जिस तरह की भाषा है उसको दरकिनार करके हमारे देश के युवाओं को ऊपर उठकर आना चाहिए और खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए इन विरोधी ताकतों का। मजबूत करना चाहिए अपना राष्ट्र, मजबूत करना चाहिए अपना संविधान, मजबूत करना चाहिए अपना देश और देश की सुरक्षा। भाईचारा बना रहेगा, भाईचारा सदैव रहा है। इतिहास गवाह है कि साथ में साझी शहादत और साझी विरासत का ये सब इतिहास रहा है। किस तरह से हम आजाद हुए हैं, किस तरह से हम गुलाम थे। अगर तब हम बटे हुए होते तो आज भी हम गुलाम होते। तो न तब बटे थे और न अब बटेंगे। चाहे जो जितना कह दे, हम एक है और एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।